देखो, मेरे को लगता है जो आईएएस की तैयारी करने आता है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड का व्यक्ति होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता हार से, जीत से, रिजेक्शन से। वो अपना कर्म करने के लिए आता है। मैंने तैयारी करी, जो भी रहा कि कोविड की वजह से हम लोग इम्पैक्ट हुए, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाई फाइनली। मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लो भी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। लेकिन उस तैयारी ने मेरे को ऐसा एक मजबूत वो बना दिया। आप देखोगे कि लोकसभा के इलेक्शन में कितने करोड़ खर्च हो रहे हैं, 100 करोड़ के आसपास रुपए खर्च हो रहे हैं। तो क्या ये 100 करोड़ रुपए खर्च करके हम जैसे लोगों की सेवा करने आ रहे हैं? मनोज तिवारी जी को आप देख लो, पिछले 10 सालों से अपने एरिया में एक दिन भी वो दिखे हो तो आपको लग रहा है इस तरीके से कि आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपकी सोच को बढ़ावा देंगे? देखो, जनता के पास जब भी एक तीसरा विकल्प आया है, उसने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। मेरे सामने एक बहुत बड़ी पावर है, मनोज तिवारी जी हैं, 30 बार उनको टिकट मिला है। आज 50% पद तो खाली पड़े हैं, कुछ का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। लेकिन जो पद है, सरकारी जो पद है, वो नहीं बढ़ रहे हैं। इन सब को सब स्टूडेंट्स को एक साथ मैंने इकट्ठा किया और फिर मेरे को लगा जब इतने सारे रोड पे सोने के बावजूद, डंडे खाने के बावजूद, कितनी बार तो हम पार्लियामेंट्री थाने में डिटेन हो चुके हैं। और मैं भी आई थी आईएएस बनने के लिए कि किरण बेदी बनूंगी, ये होंगी। लेकिन 2012 में 10 के से 12 में जब सीसेट चेंज हुआ और सिलेबस जब चेंज हुआ, तो एक षड्यंत्र के तहत जो है हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको इस जो प्रोसेस था कि डेमोक्रेसी के इस पिलर में वो जा सकते हैं, उनको वो षड्यंत्र के तहत निकाल दिया गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अक्सर हमने बबीता जी के साथ में कई प्रोटेस्ट कवर किए हैं, कई ऐसे स्टूडेंट के मुद्दे कवर किए हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट की होती थी। अभी कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में एक स्टूडेंट के साथ में स्कैम हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि भैया आप आइए इसको कवर कीजिए। उसने बहुत सारे बच्चों से फ़ीस ले ली और कोर्स सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कराया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि आपको पता है मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है, यहाँ पे पूरे देश भर के बच्चे लगभग यहाँ पे पढ़ने आते हैं और सबकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर इस तरीके से उनकी फ़ीस ले ली जाती है और सही टाइम पे कोर्स नहीं कंप्लीट कराया जाता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है। बबीता जी हमारे साथ हैं, इनके पास भी कंप्लेंट जाती रहती है ऐसी, क्योंकि ये अक्सर बच्चों के मुद्दे उठाती रहती है जो मुखर्जी नगर के आसपास रहते हैं। तो बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से स्टूडेंट के साथ में लगातार स्कैम होता जा रहा है मुखर्जी नगर में? क्योंकि आप अक्सर ऐसे मुद्दे उठाती हैं स्टूडेंट के, आपके पास भी ऐसी शिकायतें आ रही थी, मुझे पता चला है। यहाँ से इलेक्शन भी लड़ रही हैं, तो आप बच्चों की हेल्प तो करेंगी, जायज़ बात है। देखिए, मैं भी यहाँ एक बच्चों की कम्युनिटी से हूँ। मेरे यहाँ पर अगर कोई है तो स्टूडेंट है या टीचर है, और मैं भी यहीं पर तैयारी करने आई थी। आज जो बच्चे जिस चीज़ से गुजर रहे हैं कि जो कोर्स है वो समय पर पूरा नहीं करवाना, फ़ीस लेके कभी बैच स्टार्ट नहीं करना, ये हम सब भी इन सब चीज़ों से गुजरे हैं। और इसी चीज़ों से जब मैं खुद इफ़ेक्ट हुई तो हम लोग आंदोलन में आए और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि अगर मतलब एक बड़े लेवल पे कुछ चेंज करना है तो वो एक पॉलिटिक्स है। यहाँ पर जब बच्चे आज आते हैं घर से बैग उठा के और जब यहाँ पर ऑटो से उतरते हैं तो मेरे को लगता है कि एक वो सिंडिकेट में फंस हुए, स्कैम में वो फंस चुके हैं। और यह ऐसा स्कैम उनको पता भी नहीं है कि जिस नौकरी के वो सपने देखकर आईएएस, आईपीएस या एसएससी की किसी भी नौकरी में वो जिसमें सेलेक्ट होने के लिए आए हैं, वो एक मतलब सपना बन के भी रह सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके से स्कैम चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे चल रहा है कि 6 से 7 साल में, 3 से 4 साल में एक पेपर निकलेगा, उसके बाद पेपर आउट हो जाएगा, फिर कोर्ट में चला जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर्म भरवा लिए, आपसे पैसे ले लिए, एक रिवेन्यू इकट्ठा कर लिया, उसकी कमाई होगी। लेकिन बच्चों का जो खर्चा हुआ और जो फॉर्म भरने का खर्चा हुआ, एग्ज़ाम देने जाने का खर्चा हुआ, या मुखर्जी नगर में 1 साल तक उस एग्ज़ाम की तैयारी करने का खर्चा हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं होता। तो ये भी एक स्कैम चल रहा है। दूसरा स्कैम यहाँ के कोचिंग्स का चल रहा है। आप ये देखोगे कि हिंदी मीडियम का कोई सिलेक्शन यहाँ से नहीं है यूपीएससी की कोचिंग में। ये सबसे बड़ा इशू है। उसके बावजूद भी कोचिंग्स जो है उनके, आप देखो कि पीछे नोटिस भी आया था कुछ कोचिंग को कि जो फेक कैंडिडेट हैं उनके वो लगा रखे थे, कुछ को पैसे देकर, कुछ को किसी तरीके से। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ, आप वहाँ से एक डेमो क्लास भी ले ली तो आपका नाम आ जाएगा कि यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। तो ये भी एक स्कैम चल रहा है। दूसरा, कुछ बच्चों की अभी आई कि एक कोचिंग था जिसने बच्चों से फ़ीस ले ली और करिकुलम जो है वो पूरा नहीं करवाया। तो मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर मैं उनकी एक बड़ी बहन होने के नाते एक संरक्षक हूँ, क्योंकि मैं उनसे पहले आई, उनकी सीनियर हूँ मैं, और यहाँ की प्रतिनिधि भी हूँ। तो मैं बच्चों की प्रतिनिधि पार्लियामेंट में मैं एम्प्लॉयमेंट की जो एक इशू है उसी को लेकर जा रही हूँ। तो कोई भी यहाँ पर उनको दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत हो, कोई फीस आपकी नहीं दे रहा है, आपसे ठग लिया गया है, आपका करिकुलम वो नहीं करवा रहा है, या किसी भी तरह की कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जो भी आपकी हेल्प होगी मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। ये मत सोचना, मतलब मैं यहाँ पर आप लोगों की गार्जियन हूँ, आपकी बड़ी बहन हूँ, आपकी दोस्त हूँ। आप जो समझे, आपके क्षेत्र से, आपके स्टूडेंट कम्युनिटी से, जिस तरह से मैं आपकी पूरी हेल्प मैं यहाँ पर आपकी करूँगी। आप ड्यू की स्टूडेंट रही हैं, आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है। 2020 से लगभग आप यूपीएससी की तैयारी में एक्टिव हुए थे। उसके बाद आपको क्या लगता है राजनीति में आपको क्यों आना पड़ रहा है? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस भी बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, राजनीति में आप क्यों आए? और आपको क्या लग रहा है कि आप मनोज तिवारी से टक्कर लेने जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है लड़की होके? बहुत सारी लड़कियाँ डरती हैं। देखो, डर तो शायद मेरे को नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ मैं अकेली लड़की थी। 2 महीने तक जो आंदोलन चला उसमें मैं रात को यहीं सोती थी और सिर्फ मैं अकेली लड़की थी। सब लड़के थे या आसपास जो भी रात के टाइम, तो यहाँ पर हर टाइप के क्रिमिनल टाइप लोग भी घूमते हैं, जो नशा करके घूमते हैं, गांजा पी के घूमते हैं, हर तरीके से। लेकिन मुखर्जी नगर एक जो जगह है वो हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए वरदान है। और मैं भी आई थी आईएएस बनने के लिए कि किरण बेदी बनूंगी, ये होंगी। लेकिन 2012 में 10 के से 12 में जब सीसेट चेंज हुआ और सिलेबस जब चेंज हुआ, तो एक षड्यंत्र के तहत जो है हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको इस जो प्रोसेस था कि डेमोक्रेसी के पिलर में वो जा सकते हैं, उनको वो षड्यंत्र के तहत निकाल दिया गया। आज आप देखो, उसी के जहाँ 50% सिलेक्शन यूपीएससी का होता था, आईएएस के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चों का होता था, आज एक सिलेक्शन भी नहीं है। कोई एक आध सिलेक्शन कई तैयारी के बाद आ जाए, नहीं तो कोई सिलेक्शन नहीं दिखता। तो उस दौरान जब हम आंदोलन में आए तो एसएससी की जैसे एक रिकॉग्निंग का इशू था, पेपर आउट हो रहे थे, अग्निपथ का इशू था, यूपीएससी का इशू था, इन सब को मैंने, सब स्टूडेंट्स को एक साथ मैंने इकट्ठा किया। और फिर मेरे को लगा जब इतने सारे रोड पे सोने के बावजूद, डंडे खाने के बावजूद, कितनी बार तो हम पार्लियामेंट्री थाने में डिटेन हो चुके हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं था, कोई आपको आके पूछेगा ही नहीं। यहाँ जब हम यहाँ बैठे थे तो नेशनल मीडिया ने भी कवर किया, प्रधानमंत्री के वहाँ जाके हम वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे के आए कि यहाँ हंगर स्ट्राइक बच्चे बैठे हैं। उन्होंने यहाँ से पता भी करवाया कि एसीपी के थ्रू आए, एसीपी ने यहाँ से रिपोर्ट बना के भेजी कि ये इशू है, बच्चे इसलिए यहाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में भी कमेटी ने यही कहा कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और जिनके जो ये सुधार है गुड गवर्नेंस में, नौकरियों में होने चाहिए, लेकिन किसी ने कोई सुधार नहीं किया। अब आप देखोगे कि देश आज़ाद हुआ था तब 2.4% गवर्नमेंट सेक्टर का रोजगार था, आज 50% पद तो खाली पड़े हैं, कुछ का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ऊपर चली गई है, लेकिन जो पद है, सरकारी जो पद है वो नहीं बढ़ रहे हैं। आप गुड गवर्नेंस कैसे दोगे? अब ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है, या आपके पास कांस्टेबल नहीं है, या फिर अपर लेवल का अधिकारी नहीं है, तो आप कैसे चलाओगे सिस्टम को? आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, उसी के एवज में वो भी तो आपको चाहिए ना। तो बात यह है कि गुड गवर्नेंस आए कैसे? गुड गवर्नेंस तब आएगा जब स्टूडेंट का कोई प्रतिनिधि, हम लोग बात करते हैं लेकिन हम में से कोई हिम्मत नहीं करता कि हम जो संसद जो है, लोकतंत्र का जो पहला पिलर है, जहाँ से कुछ सुधार करने की जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पावर मिलती है, उसमें हम जाएं। अगर सामान्य परिवार के लोग उसमें जाते हैं तो वहाँ से करप्शन एकदम से ख़त्म होगा, गुड गवर्नेंस आएगा। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अब आईएएस में तो हम लोगों ने, अब जब 3 साल एक पढ़ाई से आप दूर हो जाते हो तैयारी करते करते और कोई सुनता नहीं है, तो अब लगता है कि कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आप जिस चीज़ से आप कुछ खुद प्रभावित हुए उस चीज़ में सुधार करवा सको। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी पावर है, मनोज तिवारी जी हैं, 30 बार उनको टिकट मिला है और पूंजीपति भी हैं। तो और मेरे पास मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं कि पैसे से, धन बल से या बाहुबल से मैं मतलब उनको हरा पाऊंगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो जनता की जो पावर है और जो यूथ की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है। तो आपको क्या लग रहा है बबीता भारती को कांग्रेस टिकट देगी या नहीं देगी? मुझे पता चला शायद आप कांग्रेस से लड़ रही थी या फिर आपने पार्टी बदली है? मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी 8 जून को। पहले मैं स्टूडेंट थी और जब मैंने 8 जून को कांग्रेस ज्वाइन करी तो मैंने जिस सर के थ्रू मैंने करी थी, मैंने कह दिया था कि सर मैं यहाँ पर संगठन को मजबूत करने या पार्टी को मजबूत करने में नहीं आ रही हूँ, मेरे से जो मजबूती होगी मैं वो करूँगी, लेकिन मेरे को इलेक्शन लड़ना है क्योंकि मैं एक आंदोलन से आई हूँ, संघर्ष करके आई हूँ। और मैं नहीं मानती कि जो पार्लियामेंट है उस पर सिर्फ चांदी की चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं या जो करोड़पति हैं सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है। एक सामान्य व्यक्ति को, परिवार का जो बच्चा है, जो पढ़ाई लिखाई करके जो एक मुकाम पर उसने हासिल किया है, वो भी जो है वो डेमोक्रेसी के फर्स्ट पिलर में संसद में बैठने का अधिकार उसका भी है। तो क्या बबीता भारती को ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी को आप टक्कर देंगे? क्योंकि आपके पास तो ऐसा कुछ भी बैकग्राउंड है नहीं, आप स्टूडेंट हैं। आपको लग रहा है इस तरीके से कि आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपकी सोच को बढ़ावा देंगे? देखो, जनता के पास जब भी एक तीसरा विकल्प आया है उसने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, क्योंकि जनता चाहती है कि कुछ बदलाव हो। जनता इन लोगों से त्रस्त आ चुकी है। आप देखोगे कि लोकसभा के इलेक्शन में कितने करोड़ खर्च हो रहे हैं, 100 करोड़ के आसपास रुपए खर्च हो रहे हैं। तो क्या ये 100 करोड़ रुपए खर्च करके हम जैसे लोगों की सेवा करने आ रहे हैं? मनोज तिवारी जी को आप देख लो, पिछले 10 सालों से अपने एरिया में एक दिन भी वो दिखे हो तो
तो बात यह है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो सामान्य परिवार से है, और एक ही नहीं, मैं तो कहती हूँ 543 जो सीट है उन पर हर यूथ को उसको आना चाहिए और क्षेत्र में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके जनता को समझाना चाहिए। और देश के जो युवा है, जो रेस्पॉन्सिबल है, अपने आप को मानता है कि वो सिस्टम को चला सकता है, उसको राजनीति में आना चाहिए। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो बुरे लोग आप पर राज करेंगे, और आज वही हो रहा है। सबसे ज़्यादा बाहुबली, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट तक भी जो है वो संसद में बैठे हैं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब आपको टिकट देगी या फिर किसी और पार्टी से लड़ने का विचार है? मेरे को कांग्रेस टिकट दे या ना दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जिस तरह से मैंने सिस्टम देखा है कि एक कार्टेल जो है वो ऊपर बन चुका है, जिसको सिंडिकेट कह सकते हो आप, कि या तो जिनकी बाप दादा पॉलिटिक्स में बैठे हैं या जिनके पास अनाप पैसा है, वो ही कुछ परिवार, जैसे कॉलेजियम में कुछ 200 परिवार राज कर रहे हैं, ऐसे राजनीति में कुछ परिवारों का राज है। वो सामान्य परिवार के व्यक्ति को संसद में तो पहुँचने ही नहीं देंगे। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं जो हूँ, मेरा दिल्ली में अगर कोई है तो वो है स्टूडेंट और यहाँ के टीचर्स, क्योंकि मैं इसी कम्युनिटी से आती हूँ और इन्हीं चीज़ों से त्रस्त हुई हूँ। तो हर एक स्टूडेंट से मेरी ये अपील है कि वो मुझे सपोर्ट करें, सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करें, और छोटी छोटी क्राउड फंडिंग से हम इलेक्शन लड़ेंगे, डोर टू डोर कैंपेन में जाएंगे, हम जो भी है वो देना चाहें हमें उसको कलेक्ट करेंगे, उसी से हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसी मेरी स्टूडेंट से अपील है कि वो मुझे सोशल मीडिया पे, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है बबीता भारती नाम से, उस पर, और क्राउड फंडिंग से मेरा जो नंबर है 7838787631, उस पर वो छोटी छोटी जो भी उनको लगे अपनी हैसियत के अनुसार, क्योंकि उनका छोटा सा योगदान मेरे लिए बहुत बड़ा। एक बार आप नंबर फिर से बता दीजिए। मेरा जो गूगल पे, फ़ोन पे जो नंबर है 7838787631 है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिस पर मैंने 1500 गाँव की यात्रा की है, एक आंदोलन किए हैं, उन सब का जो एक समरी है वो उसके ऊपर है, वो आप देख सकते हैं। उसको फैलाने में आप मदद करें, उसके थ्रू मुझे मदद करें। और ये गुड गवर्नेंस के जो मुद्दे मैंने कहा था कि मॉडल एक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट जो है बनना चाहिए, कि हर सरकारी नौकरी का एक कैलेंडर फिक्स होना चाहिए और वो लीगली बाइंडिंग में होना चाहिए। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर। और हर वन डे एग्जाम जो है वो 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पीसीएस के एग्जाम है जो 3-4 साल बाद होते हैं, उसका प्रोसेस 2-3 साल पूरा होता है, वो 9 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सुधार हैं, ये मेरे मुद्दे हैं, इनको मैं वहाँ करवा के रहूँगी। अगर मेरे को यहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी का, क्षेत्र के लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है तो इस देश में एक नया चेंज आने वाला है। और यूथ जो है, मेरे को देखकर उनको भी एक इंस्पिरेशन होगा कि वो भी राजनीति में जाए, और जब यूथ इस राजनीति में पार्टिसिपेशन करेगा तो ये करप्शन का जो एक अड्डा बना दिया गया है वो खत्म होगा, और फिर एक जस्टिस जो है वो मिल पाएगा। जो ड्यू की स्टूडेंट रही हैं बबीता भारती, उन्होंने जो यूपीएससी एस्पिरेंट भी रही हैं, पूरी तैयारी कर ली है राजनेता बनने की, अब यूपीएससी की तैयारी को छोड़ के इस मोड़ पे आ गई हैं। बहुत सारी स्टूडेंट का मानना ये है अगर हमें यूपीएससी में सफलता नहीं मिलती है तो हम सफल हो ही नहीं पाए, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। आपने दूसरा रास्ता मोड़ लिया है थोड़ा सा बी प्लान में, आपको लग रहा है ये रास्ता सही है और मनोज तिवारी को आप टक्कर देके ही रहेंगी? देखो, मेरे को लगता है जो आईएएस की तैयारी करने आता है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड का व्यक्ति होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता हार से, जीत से, रिजेक्शन से, वो अपना कर्म करने के लिए आता है। मैंने तैयारी करी, जो भी रहा कि कोविड की वजह से हम लोग इम्पैक्ट हुए, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाई फाइनली। मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लो भी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। लेकिन उस तैयारी ने मेरे को ऐसा एक मजबूत वो बना दिया, क्योंकि वो तैयारी करने से पहले जब लोकपाल आंदोलन चला, जब मैं तैयारी करने आई थी, तब भी हम उस आंदोलन में जाते थे कि कुछ चेंज हो, और उस टाइम मेरे को टिकट भी मिल सकती थी, तो क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव थी उस दौरान। लेकिन जब मैंने ये सोचा था कि पहले मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आईएएस एक ऐसा समुद्र है कि आप हर चीज़ को सीख जाते हो उस तैयारी के दौरान। और उस तैयारी के बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं 3 साल बाद पॉलिटिक्स में आऊँगी, लेकिन वो रास्ता इस साइड से हो गया। तो मेरे को लगता है कि इस सब यूथ की जो पावर है और जो मैंने यहाँ से जो ग्रहण किया है उसके दम पर, और इस देश में जो मुद्दे हैं, जनता जो है वो त्रस्त आ चुके हैं, उनके दम पर हम मनोज तिवारी जी को एक अच्छी टक्कर देंगे। जीतना हारना तो समय की बात है, लेकिन अगर यूथ जाग, कुछ लोग ये कहते हैं कि बबीता जी हम निर्दलीय से लड़ेंगे, ऐसा पता चल रहा था, ये बात सच है? हाँ, मैंने तो पहले ही बताया कि मैंने पार्टी इसीलिए ज्वाइन करी थी कि मेरे को टिकट मिलेगा, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं तो निर्दलीय आऊँगी, क्योंकि मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, ना कि किसी पार्टी की प्रतिनिधि। मुझे नहीं लगता कि मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बाहर खड़ी हैं उनकी टिकट की मुझे ज़रूरत है। अगर जनता ने हाँ कहा तो मुझे जनता की टिकट की ज़रूरत है, पार्टी की टिकट की ज़रूरत नहीं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब भी आप मुखर्जी नगर आते हो तो आप जल्दबाजी में कोचिंग बिल्कुल ज्वाइन न करें, वरना आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। 2 तरीके के स्कैम हो रहे हैं, जैसा भी बबीता जी ने बताया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।